الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैसेज या SMS या ईमेल पढ़कर आए हैं? यस जी। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग सब मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं, क्योंकि उस मैसेज की अपील ने आपको यहाँ तक लेकर आया है। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, सिविल सर्विस जिसे कहते हैं, वो इंडिया का % पोजीशंस के लिए मोर देन 11 लाख पीपल और अराउंड 10 लाख पीपल अप्लाई फॉर द पोजीशन। हर शख्स की खिदमत में कहाँ कौम की खिदमत, एक आध निकल आता है जान देने को आगे। तो हम में से हर एक के पास जो है शिकायतें तो ज़रूर हैं, लेकिन सोल्यूशंस बहुत कम के पास है। फिर भी सोल्यूशंस शायद कईयों के पास हैं, लेकिन कदम बढ़ाने वाले बहुत कम हैं। तो आप में से कुछ लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड हों, इसी उम्मीद से जो है हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। बाद ज़रूर प्लीज़ हमें स्नैक्स लेने में जो है हमें ज्वाइन कीजिए। प्लीज़ हैव स्नैक्स एंड गो। सो नाउ आई विल नॉट बी इन बिटवीन यू एंड द स्पीकर हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली से आए हैं सिर्फ आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं जो है साहब को इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि जो है हमें महसूस हो कि हम किस शख्सियत को जो है सुन रहे हैं। जो हज़रत वाकिफ़ हैं प्रोसेस से वो जानते हैं। UPSC मेंस आपने जो है 4 दफ़ा क्लियर किया है और आप एडिटर इन चीफ भी हैं विजन रिव्यू मैगजीन फॉर IAS एस्पिरेंट्स के, और आप एक्सपर्ट हैं जो सब्जेक्ट सिविल सर्विस में पढ़ाए जाते हैं उसमें, स्पेशली हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में जो आप एक्सपर्ट हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड बायलैटरल रिलेशंस के, और विजिटिंग प्रोफेसर हैं ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। तो मैं मजीद आपके और स्पीकर के दरमियान हायल होकर जो है आप लोग को परेशान नहीं करना चाहता, तो मैं इन्वाइट करता हूं समीर भाई को जो कि न्यू दिल्ली से आए हैं, और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जो है गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ समीर भाई का जो है इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दिल के बेहद करीब और जिनकी एजुकेशन और डिग्रियों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे अजीज़ मेरे दोस्त डॉक्टर लुकमान हुसैनी साहब, जिस शख्स ने मुझे यहाँ खींच कर ले आए, और हर साल वो मुझे यहाँ खींच ले आते हैं, और हर बार वो ये कहते हैं कि आपको ज़कात देनी है। तो मैंने कहा वो तो हम रमज़ान में दे देते हैं भाई। तो कहा नहीं, आपको अपने वक्त की ज़कात देनी है। हर पढ़े लिखे मुसलमान को जो मेरे सामने इस वक्त बैठा है, उसे ये बात सुननी चाहिए कि मेरे दोस्त द कुरान फाउंडेशन में ये मानते हैं कि ना सिर्फ पैसे की ज़कात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे वाजिब की है, बल्कि अपने एजुकेटेड वक्त की ज़कात निकालना अब हम पर बेहद वाजिब है। ऐसे दोस्त सैयद मुनव्वर हुसैन, इस उर्दू मस्कन हॉल में ये मेरा 2nd प्रोग्राम है, लेकिन इस बार मेरा कलेजा बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो सारी कुर्सियां खाली थी। आज इस भीड़ को देखकर कुछ दिल में हलचल सी है कि शायद अल्लाह ने चाहा तो एक इनकलाब, एजुकेशनल इनकलाब, जो अकेला सॉल्यूशन है हमारी कौम पर आए अजाब का, हमारी कौम पर आई परेशानियों का, हमारी कौम पर आई मुश्किलात का, सिवाय एक सॉल्यूशन के दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, वो एजुकेशन है। और मुझे मेरे दिल को जो बात ठंडी कर रही है वो ये है कि बहुत सारी यहाँ हमारी बहनें माएँ पर्दानशीन वो भी बैठी हुई हैं, और बहुत सारे जवान। एक कौम की सबसे बढ़िया सरमाया उसकी आने वाली नस्ल होती है। मैं हमेशा से एक ऐसी स्पीच करना चाहता था जिसमें मुझे सुनने वाले या तो मेरी कौम के नौजवान हों या आने वाली नस्लें हों। अल्लाह ने आज वो मौका फराहम किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताऊं कि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम है, जिसको
जिसकी तैयारी करने में हम ना सिर्फ अपने अंदर छुपी हुई बहुत सारी ताकतों को पहचानने लगते हैं, बल्कि जिसकी तैयारी करने में हम इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि वो तैयारी लगभग हमें अल्लाह के करीब भी ले आती है। यूं तो यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो पहला सब्जेक्ट जिससे तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए वो ज्योग्राफी होता है। और ज्योग्राफी भूगोल को कहते हैं, या ज्योग्राफी उस दुनिया को समझने, उस कायनात को समझने को कहते हैं जो कायनात अल्लाह ने हमें बना कर दी है। परवरदिगार ने कुरान करीम में एक बहुत प्यारी बात कही कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते उन चीजों पर जो आसमानों और जमीनों में है। तो हमें यूपीएससी के सिलेबस में यह पढ़ाया जाता है कि 2.6 ट्रिलियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दे डेली अकर इन सन। सूरज के अंदर 2.6 खरब न्यूक्लियर धमाके रोज होते हैं, और जमीन पर इतनी ही आंच आती है कि यहां पर लाइफ सरवाइव कर जाए, यहां जिंदगी बच जाए। जो 9 ग्रह हैं हमारे, और अब 7 रह गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन ने 2 निकाल दिए, तो वो कहते हैं कि जमीन के सामने 2 ग्रह हैं, वहां इतनी गर्मी है कि जिंदगी भाप बनकर उड़ जाए, और जमीन के पीछे और 4 ग्रह हैं, वहां इतनी ठंडी है कि लाइफ बर्फ बन के जम जाए। इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से इतनी गर्मी और सर्दी है कि लाइफ सरवाइव कर जाए, वो जिंदगी बच जाए। ऐसी जमीन पर हमें 60 साल मिले हैं, और उस 60 साल में मैं अपने लिए हमेशा ये कहता हूं कि लगभग आधी से बड़ी जिंदगी जा चुकी। अब जो बची है उसमें कुछ ऐसा करना है कि रहती दुनिया हमें याद कर सके, जैसे वो हमारे आबाओ अजदाद को याद करती थी। एक नौजवान शख्स था, उसकी उम्र 16 साल थी। जिस दिन उसके अब्बा का इंतकाल हुआ, उस दिन उसके चचाओं ने उस पर हमला कर दिया, तो वो डर गया। तब उसने अपनी अम्मी से पूछा कि मैं क्या करूं, तो कहा मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे अब्बा होते तो डट कर मुकाबला करते। तो वो अपने अब्बा की तलवार ले आया, डट कर मुकाबला करने लगा। उसके चचा जो थे वो भाग गए, और 14 साल की उम्र में ये बच्चे ने इस बात को समझ लिया कि मेरी लाइफ को सेट करने, मेरी लाइफ को यूं कह ले रीसेट करने अब इस दुनिया में कोई और नहीं आएगा, अल्लाह की मदद से मुझे ये काम खुद करना होगा। इस बात को जो उस इंसान ने समझा था, आज हमारी कौम को समझने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह करीमियत के चलते हमें अपनी अपनी लाइफ खुद रीसेट करना है। हमें अपनी अपनी लाइफ खुद रीसेट करना है, अब कोई और नहीं आएगा। वो शख्स उठा, उसने जाकर अपने दुश्मनों पे हमला किया और समरकंद पे कब्जा कर लिया। जब उसने समरकंद पे कब्जा किया तो उसके दुश्मन बुखारा भाग गए। वो वहां से उठा और बुखारा गया, अपने दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया। अब उसकी उम्र 15.5 साल थी और वो 3 जंग लड़ चुका था। जब वो समरकंद पहुंचा, उसने वहां अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन समरकंद में वो ऐसा बीमार पड़ा कि लोगों ने उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी। लोगों ने कहा कि ये अब नहीं ठीक होगा, तो समरकंद और बुखारा दोनों जगह उसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। अब वो कहीं का सुल्तान नहीं था, पर वो सहरा नशीनी करने लगा। वो कहीं का सुल्तान नहीं रहा, लेकिन उसने फिर हिम्मत जुटाई, फिर हिम्मत इकट्ठा की, हिम्मत इकट्ठा करके फिर बुखारा जीता। जैसे ही बुखारा जीता, फिर समरकंद की तरफ बढ़ा। जब वो समरकंद पहुंचा तो फिर हार गया। जैसे ही हार गया, बुखारा भी हाथ से चला गया। इस तरह वो समरकंद और बुखारा जीतने की बेजोड़ कोशिश लगभग उसने 11 बार की। जब वो कामयाब ना हो सका तो काबुल आ गया, और काबुल में उसने एक छोटा सा राज कायम किया। जब उसने छोटा सा राज कायम किया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से लेटर लिखा कि तुम्हें हिंदुस्तान आना चाहिए और हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहिए, और हिंदुस्तान पे एक बेहतरीन हुकूमत को स्टैब्लिश करना चाहिए। जब वो इंडिया पहुंचा तो उस वक्त जिस लोगों ने उन्हें बुलाया था उसमें से एक ने ही उस पर हमला कर दिया। जब वो हमले का जवाब देने वहां पहुंचा तो देखता है कि 1,20,000 की फौज वो लेकर आया है,
और सामने जो उसका दुश्मन था उसके पास 3,60,000 की फौज थी। वो घबरा गया। जब घबरा गया तो उसके लोग उसको छोड़कर जाने लगे। जब छोड़कर जाने लगे तो वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने दुनिया का सबसे छोटा खुतबा दिया। जब मैं ये खुतबा अपने बच्चों को ट्रांसलेट करके दिल्ली में सुनाता हूं तो अक्सर में वो लिख कर उसे अपनी पढ़ने वाली टेबल की दीवार के सामने चिपका लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा वो क्यों करते हैं, खासकर मेरे ब्राह्मण स्टूडेंट वो उसको चिपका लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं कि सर जब भी थकान महसूस होती है, जब भी पढ़ने का मन नहीं करता, तो इस बाकी नौजवान की इस छोटे से खुतबे से हमें दोबारा जिंदगी मिल जाती है। उस बाकी नौजवान का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो हमारे इंडिया में मुगल रियासत का फाउंडर था। उन्होंने एक छोटा सा खुतबा दिया जो यूपीएससी के लिए मैं बच्चों से कहता हूं पहला खुतबा था दुनिया के सबसे बेहतरीन एग्जाम के लिए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है और ये जिस्म मौत की अमानत है। मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है और ये जिस्म मौत की अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, चलो चलकर हम वो ले लें जो हमारी अमानत है। कहा कि इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, और चलो चलकर हम वो ले लें जो हमारी अमानत है। उसके लोगों ने जब ये खुतबा सुना तो उनमें एक जोश का वलवला उठा और उन्होंने डट कर मुकाबला किया। और डट कर मुकाबला करने के बाद अल्लाह ने इस बार ऐसी कामयाबी दी कि इंडिया में मुगलिया सल्तनत, वो सल्तनत जिसके मुकाबले दुनिया में फिर कोई सल्तनत नहीं हुई, वो कायम हुई। वो मुगलिया सल्तनत जिसके आज भी जीते जागते नमूने देखने दुनिया से लोग करोड़ों डॉलर खर्चा करके आते हैं, जिसके ताजमहल का आज भी कोई जवाब नहीं है, वो कायम हुई। बाबर ने अपनी किताब में लिखा यूपीएससी का दूसरा नियम कैसे इस एग्जाम को निकाला जाए। उसने लिखा कि अगर हमें इस जंग में फतह नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगली जंग में मिलेगी। अगर उस जंग में फतह नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उसकी अगली जंग में मिलेगी। और अगर उसमें भी नहीं मिली तो मुझे गम नहीं कि मेरा रब सिर्फ इस बात से राजी है कि हर बार शिकस्त खाने के बाद मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता हूं। यह एटीट्यूड हमारी कौम से लगभग चला गया है। हम शिकस्त खाने से पहले लगभग शिकस्त खाए हुए महसूस करते हैं। जितनी बार हमें उखाड़ा जाए उतनी बार हमें दोबारा अपने पैरों पे खड़े होना है। इसी एग्जाम को यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। अभी लुकमान भाई बता रहे थे, वो बिल्कुल सच बात है। कुछ 11 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, उसमें से 4 लाख बच्चे अपने आप को फेल कर देते हैं, वो एग्जाम देने नहीं आते। जो 7.5 लाख बच्चे वहां एग्जाम देने आते हैं उसमें से सिर्फ 22,000 बच्चे सरकार पास करती है मेंस एग्जाम लिखने के लिए, और 22,000 में से मेंस में से छांट कर सबको फेंक दिया जाता है सिवाय आखिरी 3,000 के। और उन आखिरी 3,000 को जिस दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसमें से चुनकर सिर्फ 900 लोगों को लिया जाता है। तो यूं कह लें कि 11,60,000 से शुरू हुआ काफिला वो जाकर 900 लोगों पर खत्म होता है। इसीलिए इसे कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीनी से पढ़ने वालों के लिए, और जो सपनों में विश्वास रखते हैं, जो ख्वाहिशों में विश्वास रखते हैं, जो ख्वाब को पूरा करने की ताकत रखते हैं, दुनिया ख्वाब सोकर देखती है। यूपीएससी का एग्जाम उनके लिए है जो ख्वाब देखकर जग बैठते हैं। हम जब सोते हैं तब ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये सिविल सर्विस एग्जाम का ख्वाब ऐसा ख्वाब है कि उसके लिए आपको जगना पड़ता है। और जो लोग जगने में विश्वास रखते हैं, जो जीना चाहते हैं, जीते रहना नहीं चाहते, जो जीना चाहते हैं, जीते रहना नहीं चाहते। जीते तो हम रह रहे हैं और हम देख रहे हैं हम कैसे जी रहे हैं। हमारी बस्तियां नालों पर हैं जहां गंदे पानी बहा करते हैं। हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं सिवाय इसके कि हम पंचर बनाए या चिकन काटे या चिकन बेचें या चिकन का कुर्ता पहने
इसके सिवा हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं। इसमें बहुत मुट्ठी भर वो लोग होंगे जो अपने लिए या अपनी औलादों के लिए एक बेहतरीन सपना देखते होंगे। वो ये मानते होंगे कि इंसान एक ही तरह जिंदा रह सकता है इस दुनिया में, और उसके जाने के बाद वो मिसाल बनकर कायम हो जाए। ऐसे लोगों को ये बताने कि ये एग्जाम कैसे निकाला जाए, मैं आज आपके बीच यहाँ खड़ा हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं दिल्ली में कि ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ वर्ल्ड। जो लोग ख्वाब देखते हैं, दरअसल ये दुनिया वही चलाते हैं। मान लीजिए पेंटर को, आर्टिस्ट को, मान लीजिए शायर को, या मान लीजिए सूफी को, या मान लीजिए पैगंबर और उसकी तालीमात को अगर इस दुनिया से निकाल दिया जाए तो इस दुनिया में क्या बच जाएगा? सिर्फ दो तरह के लोग। एक वो लोग जो बेतहाशा दौलत कमाना चाहते हैं और दौलत कमाते कमाते उनकी हवस कभी खत्म नहीं होती, और दूसरे वो लोग जो पहले वालों के लिए लेबर करते 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 मर जाते हैं। इस दुनिया को अगर कोई बचाता है, इस दुनिया को अगर कोई चलाता है, तो वो नन्ही कलियां जिनके दिलों में बेहतरीन ख्वाब हुआ करते हैं, वो अपनी मायूसी की चट्टानों को तोड़कर ख्वाब की हसीन उपजाऊ मिट्टी में बदल देते हैं, और उसी मिट्टी में फिर अल्लाह पाक उनके जज्बे को देखकर ख्वाब को पूरा करने के लिए पौधे उगाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपनी नीयत में कितने खालिस हैं। अब ये नीयत की खालिसता क्या होती है? नीयत के खालिस होने का मतलब यह है कि जब आपने तय कर लिया कि मुझे करना है तो करना है, जब आपने तय कर लिया कि मुझे करना है तो करना है, मतलब इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी है आपको उससे अपने आप को काट लेना पड़ेगा। दिल में एक बार भी अगर ये वसवसा आए कि मुझसे नहीं होगा, तो ये वसवसा आपके लिए बहुत खतरनाक महसूस होगा। इसको समझाने के लिए जिसे कहते हैं दृढ़ निश्चय, जिसको कहते हैं ना करेज टू ड्रीम, जिसे कहते हैं कि बस मैंने ठान लिया मुझे करना है यानी करना है, इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा किस्सा है। मैंने एक फ्रांस की किताब में पढ़ा था। वहां सुकरात से किसी ने पूछा कि कामयाबी कैसे मिलती है, तो सुकरात ने कहा कामयाबी मिलती है मेहनत करने से। कहा नहीं, फॉर्मूला होता है कामयाबी का, एक फॉर्मूला। तो उसने कहा कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहा नहीं, दुनिया कहती है तुम बहुत जानते हो, तो मुझे समझाओ कामयाबी का फॉर्मूला क्या है। तो उसने कहा जाता कि नहीं, दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया तो वो भी जिद्दी था, वही दरवाजे पे बैठ गया। कहा जब तक कामयाबी का फॉर्मूला नहीं दोगे मैं जाऊंगा नहीं। सवेरा हो गया, सुकरात उठा, देखा वो बैठा हुआ है। कहा तू बड़ा जिद्दी है, तू मानेगा नहीं, चल मैं तुझे कामयाबी का फॉर्मूला देता हूं। मुझे लगता है कि स्टोरी में यूपीएससी का दूसरा बहुत बड़ा नियम छुपा हुआ है। कहा दीजिए मुझे फॉर्मूला। कहा यहां नहीं मिलता, नदी पे मिलता है, नदी पे चलना पड़ता है। वो दोनों नदी पर आए, कहा कहां है फॉर्मूला। कहा यहां नहीं मिलता, पानी में चलना पड़ता है। जब वो उसको लेकर पानी में आया, कहा यहां कहां है फॉर्मूला। कहा वो बीच नदी में रखा हुआ है, चल। वो बीच नदी में दोनों पहुंचे। जैसे ही यहां तक पानी हुआ, सुकरात ने उसका सर पकड़ा और पानी में डुबा दिया, और 1 मिनट तक वैसे ही पकड़ के रखा। जब 1 मिनट बाद सुकरात ने छोड़ा और जब उसने अपना चेहरा बाहर निकाला तो उसने एक लंबी सांस खींची ऐसे। सुकरात कहता ये ही फॉर्मूला है। कहता ये फॉर्मूला है, मेरी जान जाते जाते बच गई। इसमें कहां फॉर्मूला है। कहा जिस शिद्दत से तुझे ये सांस चाहिए थी, उस शिद्दत से जब कामयाबी मांगेगा तो कामयाबी मिल जाएगी। कहा जिस शिद्दत से तुझे ये सांस चाहिए थी, जिस शिद्दत से तूने ये सांस खींची है कि मेरी जान बच जाए, उस शिद्दत से जब कामयाबी मांगेगा तो तुझे कामयाबी मिल जाएगी। तो पहला नियम तो यूपीएससी का ये है कि आपका इरादा कितना पक्का है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, उनमें एक कॉमन प्रैक्टिस होती है। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, पिछले साल मेरी बैच में से जो 26 बच्चे पास हुए, मैं उनको में आते हैं, जब मुझसे मिलते हैं, कई मेरा पाँव छूते हैं, कई को मैं गले लगाता हूँ।
तो वो एक बात मैं उनसे करता हूं और पूछता हूं, क्या वो फॉलो है, क्या वो चीजें थी जिसने तुम्हें कामयाब किया? तो वो एक बात बहुत प्यारी कहते हैं। वो कहते हैं कि सर, मैं देखता हूं, असल में वो कहते नहीं है, लेकिन 3.25 महीने के अपने लेक्चर में मैं उनमें ये बात देखता हूं, वो किसी और के साथ कंपटीशन नहीं करते, वो लगातार अपने साथ कंपटीशन में रहते हैं, वो लगातार अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, वो हर नए दिन को एक कोरे कागज की तरह ट्रीट करते हैं, और शाम खत्म होने से पहले, रात ढलने से पहले उनके हाथ में जितने रंग हैं, जितनी कलमें हैं, उससे वो अपनी मेहनत कश इबारतें उस दिन में लिख देते हैं। वो एक कसम खा लेते हैं कि हर आने वाला दिन मेरे पिछले दिन से अच्छा होगा, और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तैयार हूं। जो लोग यहाँ यूपीएससी का मन बना के आए हैं, कलेक्टर बनने का मन बना के आए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन ही आप है। आपको लगातार अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहना होगा, आपको लगातार अपने आप से ऊपर उठते रहना होगा। जिस एक दिन भी आपने ये चीज बंद कर दी, उस एक दिन से आप यूपीएससी में पिछड़ जाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इस एग्जाम में चाहिए वो नियत है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस एग्जाम में चाहिए वो कंपटीशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप में बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। जब आप आईना देखें यूपीएससी की तैयारी के बाद, तो यूं देखें कि ये आईने में मैं नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। आप इस तरह देखते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो आईना एक दिन खिड़की में बदल जाएगा, और आपको वो खिड़की आपकी जमीन की गहराइयों में कई सारे छुपी हुई ताकतों से आपको रूबरू कराएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरा सबसे बड़ी चीज वो है कि आप किस शिद्दत से अपने आप से कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। तीसरी जो सबसे बेहतरीन बात होती है उन बच्चों में जो कलेक्टर बनते हैं, वो ये है कि वो यूनिकनेस, अपने अंदर की खासियत, अपने अंदर की खुसूसियत, उसको कभी जाया नहीं होने देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको एक बनाया है, एक जैसा, बस एक आप अलग हैं, आप जैसा कोई नहीं, आपका सगा भाई आप जैसा नहीं, आपकी औलाद आप जैसी नहीं। आपको ये पहचानना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अंदर कौन सी खासियत रखी है, और उस खासियत पे लगातार वर्क करते हुए उसको और ज्यादा निखारना होगा। एक सरकारी स्कीम आती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें यह होता है कि जो बच्चियां पढ़ नहीं सकती, सरकार उनको बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती है। तो बच्चियां अमूमन क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि वो अपने छोटे भाई बहनों को पालती है। तो सरकार क्या करती है कि स्कूल के साथ एक डे केयर सेंटर वो अटैच कर देती है, जिसमें बहुत सारी आया को हायर करती है, और जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो अपने भाई बहन को उस कमरे में रख के स्कूल अटेंड करती है, और स्कूल से लौटते हुए जाते हुए अपने भाई बहनों को अपने साथ ले जाती है। इस तरह से बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। ये एक सरकारी स्कीम है, KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जब मैंने इस पर लेक्चर खत्म किया तो मेरे सामने वो बैठा हुआ स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर ये स्कीम वर्क नहीं करेगी सर। मैंने कहा कहाँ वर्क नहीं करेगी? कहा सर ये स्कीम वहां वर्क नहीं करेगी जहां पानी की किल्लत है सर। मैंने कहा मिसाल के तौर पे? कहा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहां पानी की किल्लत है ये स्कीम काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां वो अपने भाई या बहन को लादे हुए नहीं रहती हैं, वो अपने भाई या बहन को गोद में नहीं रखती है, बल्कि एक घड़ा रखती हैं जिसमें पानी भरने के लिए वो 16-16 किलोमीटर दूर पैदल जाती हैं, और इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती हैं सर। तो मैंने कहा कुछ सजेशन दो, कैसे ठीक किया जाए? कहा सर राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब और हरियाणा में हर स्कूल के साथ एक टैंकर अटैच होना चाहिए सर, ताकि जब वो पढ़ने आए तो टैंकरों से पानी लेके अपने घर चले जाएं, और उतनी देर वो बैठकर स्कूल में तालीम को हासिल कर लें। मैंने उसके सर पे हाथ रख के ये कहा कि ऐसा करना, जब इस पर क्वेश्चन आए तो ये सजेशन जरूर लिखना कि मेरी ये राय है कि इस स्कीम के अंदर ये तब्दीली लानी चाहिए।
वो उस तरह उसको पसंद आ गई बात, तो रोज मुझे कुछ ना कुछ तब्दीलियां दिखाता, रोज मैं कुछ ना कुछ नकार देता, रोज मैं कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लेता। ये यूनिकनेस इतना काम आया, इस साल उसका 219th रैंक आया है, वो आईपीएस बन गया है, इस साल वो कमिश्नर बन गया। इसका मतलब है यूपीएससी का एक बेहतरीन नियम ये भी है कि जो आप पढ़ते हैं उस पर सोचना, जिसे उर्दू में तफक्कुर कहते हैं, जो आपने पढ़ा उस पर सोचना निहायत जरूरी है। रटने से यूपीएससी हम पास नहीं होते, सोचने से यूपीएससी हम पास होते हैं। इस पढ़ने और सोचने के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक लाइन याद आती है, उसने पढ़ने के स्टूडेंट नहीं है वो इसको कैसे लेंगे। बहरहाल मैं एक छोटा सा नुक्ता समझाने के लिए कुछ पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी कहती है कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो 1 किलोमीटर में वो 6.5 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठने लगती है, और जब वो ऊपर उठने लगती है तो हर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस वो ठंडी हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस समय बाहर हवा का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 किलोमीटर बाद वो 18.5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 6.5 डिग्री सेल्सियस वो ठंडी हो गई तो 18 होगा। 2 किलोमीटर बाद उसी हवा का टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस होगा। 3 किलोमीटर बाद उसी हवा का टेम्परेचर लगभग 8 होगा, और 4 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर बाद उसी हवा का टेम्परेचर 0 होगा। मतलब यहां 24 है, और अगर हर किलोमीटर वो 6.5 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है तो लगभग 4-4.5 किलोमीटर के बाद वही हवा 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री। मतलब अब उसमें भाप लेने की कुव्वत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ठंडी हो गई है, तो अपने अंदर मौजूदा भाप को वो बाहर निकाल के फेंक देगी, क्योंकि अब वो ठंडी है। वो गर्म थी तब भाप वो रख सकती थी, लेकिन अब वो ठंडी है, वो अपने अंदर भाप नहीं रख सकती। तो 4.5 किलोमीटर बाद जैसे ही वो 0 होती है, वो अपनी सारी भाप निकाल के बाहर फेंक देती है। हम उसी को बादल कहते हैं। जो बादल है वो एक ठंडी हुई, इतना उसका जमीन पे टेम्परेचर होगा। अगर जमीन पर 44 है तो 12 किलोमीटर बाद बादल बनेंगे। अगर जमीन पे 24 है तो 6 किलोमीटर बाद कितनी गर्म है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, मैं सिर्फ पूछता हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर आप सोचेंगे नहीं जो आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे मान लीजिए अभी जमीन पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है हवा का, कितना है 6.5, तो 0 कितने किलोमीटर बाद होगा? 1 किलोमीटर बाद। पक्का? ये कंसेप्ट समझ में आया? अब सुनो, अगर जमीन पर 6.5 डिग्री है तो 1 किलोमीटर बाद कितनी होगी? 0। तो बादल कितने किलोमीटर बाद बनेंगे? 1। लेकिन अगर जमीन पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री है तो, अगर जमीन पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री है तो कितनी देर के बाद बादल बनेंगे? जैसे ही उठेगी बादल बन जाएंगे। मतलब जमीन से बहुत दूर नहीं जाएगी तभी बादल बन जाएंगे। के बाद ता जिंदगी जितने लोग चरखा चला के सूत बनाएंगे, वो सारा सूत तुम्हारी मिल खरीदेगी। उमर सुभानी ने कहा, मैं आज से राजी हूं, आप जितना सूत बनाएंगे मैं आज से मशीन बनाने का, मशीन से बने सूत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आज से आपके चरखे पे बने हुए सूत को खरीदूंगा। वो सूत खरीदते पैसा आता तो कांग्रेस चलती रहती। वो कांग्रेस जिसने हमें आजादी दिलाई, उसका सारा फाइनेंस सूत बेचकर आता था। किसको? उमर सुभानी को। इन्होंने आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चंदा दिया है। लेकिन इन दोनों से बड़ा मेरा ये शर्फ है और मेरे ये दिल का सुकून है। इनका नाम मैंने पूरी दुनिया में लिया, लेकिन आज मैं उनके शहर में उनका नाम ले रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा चंदा, दुनिया का कह रहा हूं, इंडिया का नहीं। गूगल से पूछ लेना, द हिंदू टाइप कर लेना, इंडियन एक्सप्रेस से पूछ लेना, द हिंदू अखबार से पूछ लेना, न्यूयॉर्क टाइम्स से पूछ लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछ लेना। दुनिया का सबसे बड़ा चंदा आजादी की लड़ाई में नहीं, जब चीन ने हम पे हमला किया था 1962 में और हमारा देश कंगाल हो गया था, तब मीर उस्मान अली
द नवाब ऑफ हैदराबाद, इन्होंने 6 टन सोना भारत सरकार को दिया। 6 टन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।